हाँ तो बच्चों, मान लो एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ मैं कि मैंने एक बॉल को यहाँ से फेंका, ठीक है, विद अ वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है। ये हमारा ग्राउंड है बच्चों। पहले चीज़ों के नाम पहचान लो, कौन सी चीज़ क्या है। ये हमारा अर्थ सरफेस, ठीक। और अर्थ सरफेस से जब मैंने थ्रो किया था बेटा तो इसका एंगल था थीटा, और ये बॉल यहाँ पर कुछ ऐसे ही आके गिरेगी प्रैक्टिकली, अगर आप सोचो तो ऐसा ही तो होगा। अगर मैं एक बॉल को ऐसे फेंकूँ तो सबसे पहली चीज़ बेटा, ये बॉल नीचे ही क्यों आई, ऊपर क्यों नहीं चली गई? अर्थ इसको नीचे खींच रही थी, सब मानते हो। तो बेटा इसका मतलब अर्थ इसको नीचे खींच रही थी, ये नीचे आ गई। फिर ये आगे क्यों गई? मोशन इस तरफ है या इस तरफ है? एक्चुअली में इसका मोशन दोनों तरफ है, ध्यान दो। ये ऊपर भी गई और इधर भी गई है, ठीक है। देन आफ्टर ये नीचे भी आई है। ये बात क्लियर हुई सबको? जो डिस्टेंस बेटा इसने यहाँ से यहाँ तक कवर की, इस डिस्टेंस को अपन बोलते हैं रेंज, ठीक है, डिनोटेड बाय कैपिटल आर। तो इस डिस्टेंस का क्या नाम रखेंगे? रेंज। कई बार इसको हॉरिजॉन्टल रेंज भी लिख देंगे, ठीक है, इट्स रेंज। जो हाइट इसने कवर की बेटा, इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट, डिनोटेड बाय कैपिटल एच। और जो टाइम इसको यहाँ से यहाँ तक आने में लगा, इस टाइम को कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। इतनी देरी तो फ्लाइट किया ना इसने, टाइम ऑफ फ्लाइट। बोले ये तीनों टर्म्स समझ में आ गई अच्छे से? कभी भी प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे तो बेटा यहाँ पर दिमाग में एक चीज़ रखना कि ये एक्चुअली में 2 डायमेंशनल मोशन, मतलब ये 2 अलग अलग डायमेंशन में स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है। आपको फील करवाता हूँ, थोड़ा सोचने की कोशिश करो, दिमाग लगाओ। अगर मैं बिल्कुल यहाँ से देखूँ मोशन को, बिल्कुल इस जगह पर खड़ा हो जाऊँ, तो मुझे मोशन कैसे दिखेगा? मुझे इसकी डिस्टेंस समझ में ही नहीं आएगी। मुझे ये लगेगा ये बॉल सिर्फ ऊपर गई, नीचे आई। मुझे डिस्टेंस समझ में नहीं आएगी कि बॉल आगे गई है। ये बात समझ में आई? दूसरा, अगर कोई यहाँ पर खड़ा होकर देखे तो उसे लगेगा बॉल सीधे गई है। तो यानी अब आपको क्लियर हुआ? ये आराम से सोचो इस बात को। इतना सा ही गेम है इस प्रोजेक्टाइल का, ठीक है। तो आराम से इस बात को सोचो कि अगर मैं यहाँ पर खड़े होकर इस मोशन को देखूँ, नीचे की तरफ ऐसे देख रहा हूँ, तो मुझे बॉल सीधे जाते दिखाएगी। जैसे कि मान लो कि आप एयरक्राफ्ट में बैठे हो, नीचे एक बच्चा दूसरे बच्चे को बॉल कैच करा रहा है। आपको पता चलेगा उसकी हाइट क्या है, बॉल की कितनी हाइट है? आपको सिर्फ दिख रहा है उस बच्चे से बॉल छूटी और दूसरे बच्चे तक बॉल पहुँच गई। सिंपल, इतना ही समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? तो यही मोशन हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट इस बॉल की एक्स डायरेक्शन में अगर मैं बात करूं तो कितनी है? सिर्फ एक्स डायरेक्शन में इसकी डिस्प्लेसमेंट। देखो एक्स डायरेक्शन तो यही होती है ना बेटा, कितनी है? अपन ने रेंज बोला इसको, तो ये क्या है? रेंज, ठीक है। वाई डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट की अभी बात नहीं करता मैं, क्योंकि वो अलग अलग जगह पर अलग अलग होगी। अगर मैं वेलोसिटी भी देखूँ तो बेटा मैंने किस डायरेक्शन में फेंकी है पता ही नहीं है, कंपोनेंट तोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखो इस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आएगा? याद है मैंने बोला था जिधर थीटा होता है उधर क्या आता है? कॉस आता है। तो मतलब इधर क्या लिख सकते हैं बच्चों हम लोग? u कॉस थीटा। और जिधर थीटा नहीं होता उधर तो u साइन थीटा। तो बेटा अब सबसे पहली चीज़ मुझे बताओ, इसी को बोलते हैं बाउंड्री कंडीशन। कभी प्रोजेक्टाइल मोशन सॉल्व करना तो इनको पहले निकालना, जो डेटाज मैं निकाल रहा हूँ। कौन कौन से? एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है बेटा? देखो एक्स डायरेक्शन यही होती है, तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी को यू एक्स लिख देते हैं। कितनी है? यू कॉस थीटा। पहली बात क्लियर? कोई बच्चा ऐसा है जिसको नहीं आ रही? मेरा मन रखने के लिए हाँ नहीं बोलना है। अरिंजय आ रहा है समझ? पक्का? चलो ऐसे ही बेटा वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी बताओ कितनी है? यू साइन थीटा। कोई दिक्कत? अच्छा एक और बात, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन कितना लग रहा होगा? वाई डायरेक्शन में देखो एक्सेलरेशन कब लगता है? जब कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा हो। क्या इस पार्टिकल पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है? हाँ लगा रहा है।
अगर अर्थ नहीं लगा रही होती तो बॉल हमेशा ऊपर जाती रहती। खुद ने तो बोला था अभी 2 मिनट पहले कि नीचे क्यों आ रही है, क्योंकि अर्थ फोर्स लगा रही है, यही बोला था आपने। तो इसका मतलब अर्थ इसको खींच रही होगी कहाँ, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ मतलब कौन सी डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, वाई के ऊपर आ रहा है, और नीचे की तरफ मतलब माइनस। तो मतलब एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन क्या बोल सकते हैं, माइनस का जी बोल दो फिलहाल। अच्छा एक और बात, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन वो कितना होगा, हाँ एक्स डायरेक्शन में अर्थ खींच रही है इधर, इसको माइनस लगा रहे हो मतलब अर्थ इसको रोक रही है। देखो समझो, अगर गलती से भी इसमें एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में होता तो ये पार्टिकल हमेशा इधर चलती रहती, कभी रुकती नहीं। एक्सेलरेशन हमेशा क्या करती है, वेलोसिटी इंक्रीज करवाती है, फिर तो ये पार्टिकल हमेशा इधर चलता रहता। ऐसा होता है क्या प्रैक्टिकली, नहीं होता। दूसरी बात आप लोग बोल रहे हैं माइनस, अगर माइनस होता तो पार्टिकल ऐसे हवा में जाती और वापस घूम के इधर आ जाती। क्या ये भी हो रहा है, नहीं हो रहा। फिर एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, क्या होता है, ज़ीरो। ये 4 बेटा प्रोजेक्टाइल के की पॉइंट्स हैं, समझ में आ गया तो प्रोजेक्टाइल आ गया, फिर कहीं दिक्कत नहीं आएगी 1% पे। ठीक है, क्लियर हुआ ये, नोट डाउन करो इतने। देखो वाई डायरेक्शन ग्राफ में अगर सोचो तो यही होता है, इसी को कहते हो वाई डायरेक्शन, इसी को कहते हो एक्स डायरेक्शन। ठीक है, जब पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा था, आप ये सोचो, तो उसको नीचे कोई खींच के तो ला रहा था ना, तभी तो नीचे आया, वरना नीचे क्यों आता, और नीचे कौन खींच के ला रहा था, बस ये तो लिखा एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इज माइनस। अर्थ तो नीचे खींच रही है ना, पूरी रामायण पढ़ने के बाद पूछ रहे हो सीता किसके पिताजी थे, नालायक। बेटा जब बॉल को मैंने ऊपर फेंका, प्लस में एक्सेलरेशन लग रहा होता तो ये बॉल हमेशा ऊपर जाती, रुकती क्यों, क्यों रुकती। और अर्थ हमेशा, चाहे आप ऊपर फेंको बॉल को चाहे नीचे फेंको, अर्थ तो हमेशा नीचे खींच रही होती है ना। कभी सुना है अर्थ ने किसी को ऊपर धक्का मार दिया, आपको फेंक दिया उठा के स्पेस में अर्थ ने, नहीं ना, अर्थ हमेशा नीचे खींचती। ठीक है, अच्छा मैंने इनको ब्रैकेट आउट इसलिए किया है बेटा क्योंकि ये कंडीशंस कभी भी चेंज नहीं होती, पूरे मोशन में ये कंडीशंस कभी भी चेंज नहीं होती। कभी इनिशियल वेलोसिटी चेंज हो सकती है क्या, नहीं होगी। एक्सेलरेशन बीच में लगा दिया, इक्वेशंस ही नहीं लगेगी। ठीक है, इक्वेशंस लगा ही नहीं सकते क्योंकि एक्सेलरेशन चेंज नहीं कर सकते आप, तो यानी ये कंडीशंस हमेशा सेम रहने वाली है। बाकी की चीज़ें चेंज होंगी, इधर उधर होंगी, वो आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, सबसे पहले लिखो बेटा, अब इसमें सब टॉपिक में लिखो। सबसे पहले लिखते हैं अपन लोग मैक्सिमम हाइट। ये छाप लिया ना, ये छाप लो, आराम से छाप लो। पंचवर्षीय योजना, एक्स डायरेक्शन में कभी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, रुक रहा ही नहीं है, किसने कहा वो रुक रहा है, वो यहाँ पर ग्राउंड पे आकर, अब उसके साथ क्या हुआ आगे की सिचुएशन वो कुछ और होगी। बट अगर मान लो कोई नहीं रोक रहा होता ना इसे, सोचो कि अगर फ्रिक्शन नहीं होती, ऐसी चीज़ें नहीं होती, तो ज़िंदगी भर ऐसे 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 आगे जाता रहता है। हाँ, और लास्ट में पता है क्या होता, टप्पा जब ख़त्म हो जाता ये जंप नहीं कर सकता था, फिर सीधे जाता रहता।
क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड है ना, एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं। ठीक है, डन यहाँ तक सबने छाप लिया। चलो मैक्सिमम हाइट h, सबसे पहले h निकालते हैं हम लोग। बच्चों सबसे पहले मुझे ये बताओ, जब पार्टिकल यहाँ पर पहुँच गया मैक्सिमम हाइट पे, इसके बाद क्या कर रहा है, वो नीचे आना शुरू हो गया। तो ऐसी कोई सिचुएशन जानते हो क्या होता है यहाँ पर? बॉल यहाँ पर मैक्सिमम हाइट पहुँच गई, v0 होता है। लेकिन बेटा क्या यहाँ पर टोटल वेलोसिटी ज़ीरो है? नहीं। अगर v0 प्रॉपर हो जाता था तो बॉल यहीं से ऐसे गिर जाती, आधे रास्ते से यहाँ तक पहुँचती और ऐसे गिर जाती। ऐसा तो नहीं होता। यानी x डायरेक्शन की वेलोसिटी तो वही बनी हुई है जो पहले थी, y की चेंज हुई, और x की वेलोसिटी तो कभी चेंज भी नहीं हो सकती क्योंकि क्या है, एक्सेलरेशन ज़ीरो। ठीक है, तो y डायरेक्शन की वेलोसिटी आपने बोली कि हाँ सर, फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन vy इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो। y डायरेक्शन की वेलोसिटी ज़ीरो हो गई, तभी तो नीचे आना शुरू हुआ। ठीक है, तो देखो दो कंडीशन y की पहले से पता थी, तीसरी मिल गई, निकाल सकते हैं h। अच्छा ये बताओ, इसकी मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी क्या थी? नहीं पता। ये अगर मैं सीधे स्ट्रेट लाइन में एक बॉल ऊपर फेंकता, मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी कितनी बोलते हो? क्यों? वहाँ पर स्टॉप हो गया, और आपने ये बोला कि वहाँ से अब ये नीचे की तरफ चलना शुरू हो गया, इसलिए आपने मैक्सिमम कंडीशन पे ज़ीरो मान ली थी। जब ये पार्टिकल ऐसे जा रहा था तब भी तो एक वेलोसिटी काम कर रही थी इसके वाई डायरेक्शन में, और एक एक्सेलरेशन काम कर रहा था नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। दोनों ने मिलकर वाई डायरेक्शन की मैक्सिमम वेलोसिटी को ज़ीरो किया होगा, तभी तो नीचे आना शुरू हुआ। तो नीचे आने से जस्ट पहले वाली वेलोसिटी क्या होती है? हाँ, मैक्सिमम हाइट वाली कंडीशन, वो ज़ीरो होती है। ठीक है, और सीधी सी बात है बेटा, ये सोच के बताओ इसने हाइट कवर ही क्यों की, क्यों गया है बॉल ऊपर? क्योंकि वाई डायरेक्शन में हमने एक वेलोसिटी दी थी, दैट इज u sin थीटा। अगर आपने वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं दी होती तो ये पार्टिकल यहाँ तक कभी जाता ही नहीं। अब क्लियर हुआ? डन। तो बेटा वी वाई इक्वल टू ज़ीरो, दो कंडीशंस मेरे पास पहले से हैं, क्या क्या? यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा और ए वाई इज इक्वल टू माइनस का जी। ये दो चीज़ें थी मेरे पास। तीन चीज़ें जैसे मिल गई, क्या हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं अब इसका? कैसे? हमने तीनों फॉर्मूले पढ़े थे अभी अभी। वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay एस वाई। मैंने y जानबूझ के लगा दिया, बाकी बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लिखा है हम लोगों ने। y डायरेक्शन है इसलिए आप समझ सको। सारी वैल्यूज उठा के रख दो। वी वाई कितना है? ज़ीरो। यू वाई बेटा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g एच, एस वाई को h मान लिया था ना पहले। ठीक है, यहाँ से h की वैल्यू निकाल दो, कैसे हो जाएगी? ये इधर आ जाएगा, तो 2gh इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। समझ आया? इट्स माई इक्वेशन 1। याद रखना आपके स्कूल एग्जामिनेशन में वाला डेरिवेशन कन्फर्म पूछेंगे, कन्फर्म है 100%। मतलब ये सिर्फ इसका नहीं, तीन होते हैं। ये फर्स्ट पार्ट किया अपन ने।
अच्छा ये बताओ, फिजिक्स जब डिफरेंशिएशन पढ़ना शुरू किया था तब डरावनी लगी थी आप सबको? अब भी लग रही है उतनी डरावनी? अब लग रही है थोड़ी बहुत भी? मतलब लग रहा है पहले जैसे पढ़ते थे अजीब सा, शुरू में फील होता होगा क्या पढ़ रहे थे, अब वैसा कुछ लग रहा है? मतलब बेटर चल रहे हैं अपन? नहीं लगता है, एक्चुअली में लगता है। और ये मैं सिर्फ आप लोगों पे तो बाद में बोलूँगा, मैं खुद पे ही बताता हूँ मेरे साथ क्या था। जब मैंने फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और ये वेक्टर पढ़े थे ना, मुझे ये लगता था कि मैं पढ़ क्या रहा हूँ। क्योंकि मैंने उस टाइम क्या है, मैंने जस्ट 11th क्लास में जब आया था तब मैंने हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में स्विच किया था, तो मुझे और कुछ समझ नहीं आ रहा था। और राजस्थान बोर्ड से CBSE सिलेबस में आया था मैं, तो मुझे कुछ भी पता नहीं था, वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, ये सब भी नहीं पता था। तो चीज़ें देख के मुझे एक बार को तो लगने लग गया शायद मुझे साइंस समझ ही नहीं आएगी। और उसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। क्यों? क्योंकि पहले मैं कॉमर्स छोड़ के साइंस में आया था, तो मेरे पास ये भी ऑप्शन नहीं था कि मैं कॉमर्स में जाऊँ अब। तो फिर धीरे धीरे जब मैं उसको करता गया फिर समझ में आ गया कि ये सब कुछ नहीं था, बस वो एक बार के लिए लगता है अपन को, कुछ खास था ही नहीं उसमें। हाँ बस ये क्यों चेंज होता है पता है, शिफ्ट क्यों लगता है आपको? ये शिफ्ट लगता इसलिए है क्योंकि 10th क्लास से आप 11th में जब आते हो ना, तो सिलेबस का डिफरेंस आता है। हकीकत बात बताऊँ आपको, एक चैप्टर में इतना पढ़ा है जितना पूरे 10th क्लास में एक फिजिक्स सब्जेक्ट में पढ़ा था आपने। तो ये अजीब सा शिफ्ट दिखता है ना, तब समझ में नहीं आता। 15 चैप्टर्स हैं टोटल बस, तो इसलिए थोड़ा सा शिफ्ट लगता है। 11th क्लास फिजिक्स इज़ द डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट अमंग अप टू 12th क्लास। इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट आपको कोई सा नहीं मिलेगा। मुझे सबसे ज़्यादा इजी 11th लगती है, क्योंकि जिस बच्चे के रटने की कैपेसिटी अच्छी है ना, वो 12th बहुत अच्छा कर लेगा। लेकिन जो समझ सकता है ना, वो 11th अच्छा कर सकता है। तो मेरी रटने की कैपेसिटी थोड़ी सी कम है कंपेरेटिवली इसकी। उसमें क्या डेरिवेशंस रटते रहो, इसमें कुछ नहीं है। तरीका आ गया समझ में एक बार, कुछ भी याद नहीं है मुझे, सोचो सिर्फ ये 3 फार्मूले अगर आते हैं ना, तो इन 3 फार्मूले में सब कुछ करता जाऊँगा, कहीं मेरे को कोई अटका ही नहीं सकता। और देखते चलोगे अभी समझ जाओगे आप लोग। ये चैप्टर में आपके स्कूल में जब पढ़ोगे ना तब पता चलेगा, अजीब अजीब से फार्मूले याद करवाए जाएंगे और फिर उनसे क्वेश्चंस भी नहीं होंगे, तो दिक्कत आएगी तब। चलो नेक्स्ट। हाँ बेटा, मिटा दो। हाँ बोलो, कौन सा फार्मूला है? बाद में बात करते हैं, 2 डेरिवेशन और करते हैं फिर बात करते हैं। नेक्स्ट लिखो टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, फ्लाइट लिखा था ना यहाँ पर, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो बेटा सबसे पहले सोचो टाइम ऑफ फ्लाइट कब बोला अपन ने, कब होता है टाइम ऑफ फ्लाइट पूरा? जब वो पार्टिकल यहाँ से चल के यहाँ तक पहुँच जाता है। कोई स्पेशल चीज़ इसमें समझ में आ रही है क्या? और कुछ इसके अलावा? सोच के देखो, अगर पार्टिकल यहाँ से चला यहाँ पहुँच गया, मैं यहाँ से देख रहा हूँ, तो ये बताओ वाई डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? बात समझ आई कि अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए सोच रहा हूँ बेटा, वो पार्टिकल कैसे गया, यहाँ से ऊपर गया वापस नीचे आ गया, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन 0 बोल सकते हैं। तो क्या मैं यहाँ पर एक स्पेशल चीज़ ले सकता हूँ कि एस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया इस बार 0। बाकी 2 चीज़ें पहले से पता थी, और मैंने बोला था अगर आपको 3 चीज़ें मिल जाए आप किंग हो फिर तो, है ना? तो अब बताओ मुझे टी निकालना है, कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब सबके नीचे सफिक्स y लगा दूँ, एस वाई यू वाई ए वाई, और t की जगह कैपिटल T। हाँ कि ना? ठीक है, अब सबकी वैल्यूज रख दो। एस वाई कितना है 0, यू वाई कितना है बेटा u साइन थीटा इंटू टी माइनस जी बाई 2 टी स्क्वायर। सॉल्व करके निकाल सकते हैं t की वैल्यू। कैसे? t
टी कॉमन लिया, u साइन थीटा माइनस जी बाई टू टी। यहाँ से दो आंसर्स आ गए बच्चों। क्या आंसर आया? एक तो आया t इज इक्वल टू ज़ीरो और दूसरा आया बच्चों u साइन थीटा माइनस जी बाई टू टी इक्वल टू ज़ीरो। आपकी इच्छा हो तो इस t को नीचे भेज के गायब कर देना, एक ही बात है। ठीक, इसको उधर भेज दें तो u साइन थीटा इज इक्वल टू जी बाई टू टी। बेटा इसको रेसिप्रोकल किया तो 2u साइन थीटा अपॉन जी इज इक्वल टू टी, इक्वेशन 2। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया बच्चों? 2u साइन थीटा अपॉन जी। समझ में आ रहा है? सिर्फ तो सोचो, आपको लॉजिक सोचना क्या था, एस वाई इक्वल टू ज़ीरो, बाकी तो खुद ही कर दिया हम लोगों ने। क्या मैंने आपको बोला ब्रैकेट करो इसको? मैंने ब्रैकेट करने के लिए बोला आपको? क्यों किया? ब्रैकेट मैं सिर्फ उन्हें करता हूँ जिन्हें हमें याद करना होता है। एक बात बताओ, मुझे याद ये करना ज़्यादा आसान है कि ये याद करना ज़्यादा आसान है? फिर क्यों याद करूँगा मैं इसको? खुद बनाओ, आराम से सोच लो, एस वाई ज़ीरो बनाओ खुद सॉल्व करके, कौन मना कर रहा है? करोगे तब सीखोगे बच्चे। नेक्स्ट चले, हाँ आराम से। हाँ बिल्कुल, अभी रेंज भी निकालेंगे। बोलो बोलो। कौन सा पॉइंट? देखो याद करो, अगर जानना है तो जान लो। आप चाहो तो इसको टाइम को नीचे डिवाइड भेज के कहानी ख़त्म कर दो, ज़ीरो हो गया वो। बट मैं आप लोगों को सही चीज़ सिखाना चाहता हूँ, तो इसलिए बताऊँगा बेटा क्योंकि ये एक इनोसेंट इक्वेशन है। आपने इससे क्या पूछा कि एस वाई ज़ीरो कब था? इसने टाइम की दो वैल्यूज़ निकाल के बताई, एक तो क्या टी इक्वल टू ज़ीरो और दूसरा 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो देखो एक्चुअली में भी तो यही हो रहा है, टी इक्वल टू ज़ीरो पे कहाँ पे था पार्टिकल? यहाँ पर। डिस्प्लेसमेंट कितना था इस बार? और जब पार्टिकल वापस यहाँ पहुँच गया तब टाइम उतना था, तो भी डिस्प्लेसमेंट क्या है? ज़ीरो। इसलिए होता है दो टाइम्स में। ठीक है, रेंज निकाले। चल देखो, रेंज के लिए मुझे क्या देखना है, बस इतना सा सोचो कि पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक पहुँचा था, टाइम लगा उसको t। अगर मैं x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट सोचूं तो भी तो बेटा पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक ही पहुँचा है, टाइम तो अभी भी t लगा उसको, है ना? हो गया, टाइम मुझे पता है। फॉर्मूला बताओ, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, यही होगा। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और सोचो ध्यान से, ए एक्स कितना दिख रहा है? ये पूरा पार्ट ज़ीरो, तो क्या बचा? यू एक्स इंटू टी। एस एक्स की जगह लिख सकता हूँ मैं आर इज इक्वल टू यू एक्स कितना है बच्चों? यू कॉस थीटा। अब जल्दी टाइम आने वाला कुछ बच्चों की पिटाई का। टाइम कितना था? 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो बच्चों यहाँ से बन गया यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। याद है कोई फार्मूला होता था?
हाँ बेटा, क्या होता था? 2 sin थीटा cos थीटा कोई फॉर्मूला होता था? किसका होता था बच्चे? याद ही होगा। अभी अभी रुक जाओ, अभी आपको पकड़ता हूँ, इतनी जल्दी नहीं है, गलत ही बता रहे हो। वेरी गुड, इट्स नॉट साइन स्क्वायर, साइन 2 थीटा। ठीक है, साइन 2 थीटा होता है बेटा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, इक्वेशन 3। नोट करो इसको फटाफट, फिर एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखनी है। लिखो एक इंपॉर्टेंट लाइन। do not learn these formulas हाँ राजवंश, डू नॉट लर्न दीज फॉर्मूला गलती से भी। सच में बोल रहा हूँ, गलती से भी याद मत कर लेना इन तीनों को, एक भी क्वेश्चन नहीं होंगे। ये फॉर्मूले है ही नहीं, किसने का फॉर्मूला है? नहीं है, एक भी क्वेश्चन नहीं होगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। मतलब कुछ एक तो होंगे जो एग्जैक्टली इसके बेस्ड है, वरना नहीं होगा। तो अपन को फॉर्मूले से क्वेश्चन करना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं करने। हमें सिर्फ इन्हीं तरीकों से करने जिन तरीकों से मैंने सिखाया है। बाउंड्री कंडीशन से सॉल्व करके देन हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, ठीक। तो गलती से फॉर्मूला याद मत करना, इसलिए ब्रैकेट करने के लिए मना करता हूँ। और भूल जाओ यहीं पे कि ऐसे कोई फॉर्मूले होते हैं। चलो, एक्चुअली में हर एक क्वेश्चन अलग अलग आएगा, डिफरेंट तरीके से आएगा, तब आप इस फॉर्मूले से कर ही नहीं सकते। इस फॉर्मूले के देखो लिमिटेशंस हैं कुछ। लिमिटेशन पता है क्या है? पार्टिकल ग्राउंड से उठा, वापस ग्राउंड पे आके गिरा। पर क्वेश्चन मैं कैसे कैसे दूंगा? हवाई जहाज से एक पार्टिकल ड्रॉप किया, ठीक है, तो वहाँ पर ये फॉर्मूले लगाओगे, आंसर्स ही नहीं आएंगे, फिर बोलोगे सर कुछ आ ही नहीं रहा। समझ रहे हो? हाँ हाँ, वही होंगे क्वेश्चन, आते ही वही हैं। ये इसके क्वेश्चन थोड़ी आएंगे। वो सब मैं बताऊंगा, और जब क्वेश्चन आएगा तब की बात करेंगे। फिलहाल अपन एक बेसिक बात बता रहा हूँ कि ये फॉर्मूले की सिचुएशंस हैं। ग्राउंड से चला, वापस ग्राउंड पे आके गिरा, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन 0, ठीक है, एक पर्टिकुलर एंगल पे थ्रो किया गया है, बहुत सारी चीज़ें। ये सब सिचुएशंस वैलिड है तो ये फॉर्मूले लगते हैं। तो आपको क्या मतलब है ऐसे फॉर्मूले याद करने का जो कभी लगे ही ना? ठीक है, मत करना याद। चलो क्वेश्चन शुरू करें, बहुत आसान आसान से। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अब लिखनी शुरू करो यहाँ पर। वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन is always remains same. Velocity in x direction is always remains same. Reason क्यों ऐसा होता है? क्योंकि एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में क्या है? 0। अगर एक्सेलरेशन ही नहीं है तो वेलोसिटी में चेंज कौन करेगा? ठीक है, तो वेलोसिटी
ठीक है, चलो इसके बाद एक और चीज़ लिख लो, लिखवा दूँ, चलो जाने दो, फिर मैं जब ट्रेजेक्ट्री पढ़ाऊँगा तब बताऊँगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अच्छा चलो लिख लो, एक पॉइंट और लिख लो, याद आ गया तो। इफ टू पार्टिकल्स कवर same range and thrown with the same initial velocity, then their angles are theta and 90 minus theta। मतलब कि ये बात समझ आई मैंने क्या कहा? देखो, दो पार्टिकल को मैंने सेम वेलोसिटी से अगर फेंका है बच्चों, और फिर भी दोनों सेम रेंज कवर कर रहे हैं, अलग अलग एंगल पे फेंका और दोनों सेम रेंज कवर कर रहे हैं। कैसे? एक पार्टिकल गया ऐसे और दूसरा पार्टिकल गया ऐसे, सेम रेंज कवर कर रहे हैं दोनों। तो इसका मतलब अगर इसका एंगल थीटा है बच्चों, तो दूसरे का एंगल हमेशा 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, ये डायरेक्ट सोचना ही नहीं है, सीधा। कौन सा? मैंने कब कहा 90 डिग्री पे है? 90 माइनस थीटा मतलब कि सिंपल है, इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। और डिटेल में जानना है तो सॉल्व करके सिखा दूँ, सीख लो, कोई बात नहीं, सीख लेते हैं। देखो, रेंज के लिए अभी एक फॉर्मूला जैसा कुछ पढ़ा था, वैसे अपन चाहें तो पूरा निकाल सकते हैं, बट एक मिनट के लिए मैं उसको यूज़ ले लेता हूँ। क्या पढ़ा अपन ने? R इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। दूसरे पार्टिकल को मैंने किसी एंगल पे फेंका है, एक मिनट के लिए उस एंगल का नाम अल्फा लिख देता हूँ, मान लेते हैं अल्फा लिख दिया मैंने, तो वो भी तो इसके बराबर ही रेंज आ रहा है। तो यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी। देखो, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर गुजर गया, जी से जी गुजर गया, क्या बचा मेरे पास? साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 2 अल्फा। लेकिन मुझे एक बात पता है, थीटा और अल्फा तो इक्वल है नहीं। क्या एक चीज जानते हो? साइन पाई या 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा ही होता है। साइन 180 माइनस थीटा ही साइन थीटा। तो क्या ये दोनों बराबर है? अब तो यहां से मैं लिख सकता हूं 2 थीटा इज इक्वल टू पाई, या 180 लिख दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। 180 माइनस 2 अल्फा, यहाँ से ज़रा निकालो अल्फा की वैल्यू निकालो। अल्फा इज इक्वल टू 180 माइनस 2 थीटा, 2 से डिवाइड कर दिया बच्चों दोनों को, तो 90 माइनस थीटा। तो देखो दूसरा एंगल क्या हो गया? 90 माइनस थीटा। तो अगर लिखना चाहते हो तो डेरिवेशन के फॉर्म में लिख लो, इसी स्टेटमेंट के नीचे। ठीक है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैंने ये करवाया है। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के एग्जाम्स में। क्या ये नहीं पता? साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा। ये पता है? बोलो हाँ कि ना। ये पता है ना? अगर मैं ये नहीं लिखता ना तो मुझे ये हो चक्कर पड़ जाता कि ये दोनों बराबर हैं, और यहाँ पर प्रैक्टिकली दोनों बराबर दिख रहे हैं क्या तुम्हें? नहीं दिख रहे, इसलिए मुझे इसकी शक्ल चेंज करनी पड़ी। ठीक है, अगर ये प्रैक्टिकली बराबर होते तो मैं सेम रख देता, इससे तो डायरेक्ट आंसर फिर आ जाता है अल्फा इक्वल टू थीटा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट और लिखो। मैक्सिमम हाइट
can be reached at an angle of अब ये आप लोग बताओ, अगर मान लो कि आप 10 की वेलोसिटी से एक पार्टिकल को फेंक सकते हो, तो मैक्सिमम हाइट पे आपको फेंकना है तो किस एंगल पे फेंकना पसंद करोगे? एग्जैक्टली ऊपर, मतलब थीटा इक्वल टू 90, तो लिख दो 90 डिग्री, ठीक है। और यहीं पे उसकी वैल्यू भी लिख देते हैं। तो देखो h निकाला था अपन ने, कितना आया था? ये हटा दो ये सारी कहानी, अब इनकी ज़रूरत थोड़ी है। तो ये बताओ h निकाला था अपन ने सॉल्व करके, कितना आया था? मैं आप लोगों को सच बताऊं, मुझे भी ये तीनों फॉर्मूले याद नहीं है, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और मैं इसको जानबूझ के याद नहीं करता, क्योंकि अगर मैंने याद कर लिया तो मेरी आदत ख़राब हो जाएगी और मैं सॉल्व नहीं करूँगा, इसलिए मैं याद करता ही नहीं। चलो, तो h इज इक्वल टू क्या बोला था अपन ने बच्चों? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब ज़रा सोचो, थीटा इक्वल टू 90 और साइन 90 कितना होता है? 0। नालायको 1 होता है, तो साइन 90 इज़ 1, तो क्या बचा बच्चों? u स्क्वायर अपॉन 2g। तो मैक्सिमम हाइट कितनी आई? h मैक्स u स्क्वायर अपॉन 2g। तो बस इतना ही सी बात लिख लो, h मैक्स इज इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन 2g। नेक्स्ट चले। अच्छा, मैक्सिमम रेंज पे आपको फेंकना हो तो कितने एंगल पे फेंकना पसंद करोगे? रेंज मैक्सिमम कवर करनी है 0 डिग्री पे? नहीं, थीटा तो बेटा एक वेरिएबल है ना। जैसे कि वो तो मैंने तब बताया था कि अगर एक को मैंने 30 डिग्री पे फेंका और दूसरे को 60 डिग्री पे फेंका तो दोनों की रेंज सेम होगी, मैंने ये बताया था। स्ट्रेट फेंकोगे तो तुरंत ही गिर जाएगा नीचे, ग्रेविटी खींच रही है ना। 45 डिग्री पे, ठीक है। वैसे इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, बट आप लोगों को सॉल्व नहीं कर पाता, मैं सीधे बता देता हूँ। तो लिख लो, मैक्सिमम रेंज कैन बी कवर्ड maximum range can be covered at an angle of 45 डिग्री, ठीक है। अब देखो, ये अगर समझना है तो कैसे समझ सकते हो? r इज इक्वल टू, आपने फॉर्मूला पढ़ा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, मतलब फॉर्मूला क्या वो पढ़ा था, इक्वेशन निकाली थी। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? देखो, साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1 साइन की वैल्यू 1 होती है। मतलब मैं एक बात बोल सकता हूँ, साइन 2 थीटा अगर 1 हो जाए तो मैक्सिमम आ जाएगा, क्योंकि इसके अलावा साइन की सारी वैल्यू 1 से छोटी होती है। 1/2, 1/√2, √3/2 सब 1 से छोटा है, सबसे बड़ी वैल्यू 1 होती है साइन की, ठीक है। तो यानी कि अगर साइन 2 थीटा 1 हो जाए तो ऐसा हो सकता है। अब ये बताओ, साइन की वैल्यू 1 कब होती है? 90 डिग्री पर, यानी कि 2 थीटा किसके बराबर हो? 90 डिग्री के बराबर। तो मतलब 2 थीटा इक्वल टू 90, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? 40, ठीक है। आगे समझो, 45 सिखाऊं डिवाइड करके, ठीक है। तो अगर लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख लो। अच्छा, तो फिर इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी बच्चों? आर मैक्स की u स्क्वायर अपॉन जी। हाँ, ये लेकिन तब है जब इनिशियल वेलोसिटी फिक्स हो। मतलब मैंने ये कंडीशन बोली थी ना कि अगर आप 10 की स्पीड से ही फेंक सकते हो तो वो सिचुएशन।
ठीक है, अब एक बार हमने जितना भी पढ़ा इसको एक बार रिकॉल करो पूरा। कहीं पे भी डाउट आ रहा है तो मन में मत रखना, तुरंत पूछो, चाहे छोटा से छोटा डाउट। बेटा आपको कुछ समझ आया? सच में आया? मन रखने के लिए नहीं बोलना है, सच में आया? हाँ राजवंश, बेटा आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही, क्या कह रहे हो? ये जो आज की क्लास की रिकॉर्ड है वो दूसरा आप कल या परसों अपलोड कर दीजिए। नहीं, मैं हाथ के हाथ ही अपलोड करूँगा बेटा, क्लास ख़त्म होते ही अपलोड कर दूँगा। हम्म, हाँ प्रैक्टिकली बिल्कुल देख सकते हो। तुम प्रैक्टिकली क्या देखना, फॉर्मूले में रख के देखो, रख के देखें? नहीं नहीं नहीं, एक काम करो, एक पार्टिकल को 30 डिग्री एंगल पे फेंक रहे हैं, दूसरे को 60 के एंगल पे फेंक रहे हैं, फॉर्मूले में रखो और चेक करो आंसर कितना आता है, सेम आएगा। प्रैक्टिकली भी यही होता है, ऐसे ही होता है। क्योंकि देखो जैसे ही तुम अगर 45 से ज़्यादा एंगल पे फेंकोगे ना तो पार्टिकल हाइट ज़्यादा कवर कर लेगी, वो रेंज उतना ही करेगी। तुम सोचो 0 डिग्री पे पार्टिकल को फेंक रहे हो, 1 मिनट के लिए सोचो, तुरंत गिर जाएगी, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो। 90 डिग्री पे फेंक रहे हो तो भी डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन की ज़ीरो आया ना, क्योंकि पार्टिकल सीधी गई सीधे वापस आ गई। तो मान लो 88 डिग्री या 89 पे फेंक रहे हो तो क्या होगा, पार्टिकल ऐसे जाएगी ऐसे आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट ना के बराबर हुआ। समझ आई? तो जैसे जैसे एंगल कम करते जा रहे हो, मतलब कम करते जा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा। 60 डिग्री पे आओगे पार्टिकल कुछ ऐसे आके गिरेगा, डिस्प्लेसमेंट बढ़ा। और तुम उससे भी कम आओगे 45 पे पार्टिकल कहीं यहाँ पर आके गिरेगा। यहाँ तक की तो बात समझ आई। लेकिन 45 से जैसे ही एंगल कम करोगे, मान लो 30 डिग्री किया तुमने, तो पार्टिकल ना तो अब हाइट कवर करेगा, रेंज भी कम कवर करेगा। समझ आई बात? ऑटोमेटिक 45 से कम जाती रेंज कम करने लग जाएगा वो। ठीक है, ये कहानी। ठीक, बेटा मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा एक थीटा और एक अल्फा है, लेकिन दोनों के बीच का रिलेशन ये है कि इन दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, ये एक दो, ये रिलेशन है इन दोनों का। कहीं कोई डाउट आ रहा है? सबको इजीली समझ आ गया? गुड, ऑल गुड। आगे चलूं, छोटे छोटे क्वेश्चंस करें, मन में नहीं रखना, डाउट पूछ लेना है। हाँ बेल, चल तो कोई आसान सा क्वेश्चन। लिखो एक क्वेश्चन आसान सा। अ ग्रास हॉपर, अ ग्रास हॉपर can jump up to a height h. Find the maximum distance
विच कैन जंप along the ground, maximum distance which can jump along the ground, hydrogen peroxide. अच्छा तुम्हें नहीं पता, तुम सुबह वाले में आते हो ना। हाइड्रोजन पेरोक्साइड बेटा एक केमिकल एलिमेंट है। अगर किसी को कान में सुनाई कम देता है तो डायरेक्ट मत ले लेना, डायरेक्ट ले लोगे तो कान के इस छेद से इधर से निकल जाएगा वो, ठीक है। डाइल्यूट करके डालते तो जो गंदगी होती है ना कान की वो सारी ऊपर आ जाती है वो, तो इसलिए वो यूज़ की जाती है। जनरली आप जाओगे ना नाई वगैरह की दुकान पे, बार्बर शॉप पे, तो वो लोग रखते हैं, बोलते हैं कान साफ़ करने का लिक्विड है हमारे पास, और उसको नाम भी वो लोग सिर्फ हाइड्रोजन ही बोलते हैं, तो होता वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ठीक है। बट बी केयरफुल, कभी खुद मत ले लेना, ठीक है। वो प्रॉपरली डाइल्यूटेड होता है तभी लेते हैं हम लोग। कभी सुना पिराना सॉल्यूशन क्या होता है? कुछ भी नहीं, जो भी कार्बन का कंपाउंड है वो जैसे वो गायब हो जाता है सबूत समेत। मतलब जैसे मान लो मैं आप लोगों को पसंद नहीं हूँ, ठीक है, तो मुझे पिराना सॉल्यूशन में डाल दो, मैं सबूत समेत गायब हो जाऊँगा। वो एक्चुअली में सॉल्यूशन में जैसे डालते हो ना ट्रांसपेरेंट होता है लिक्विड। कोई भी कार्बन कंपाउंड डालोगे थोड़ी देर में वो कार्बन कंपाउंड उसमें गायब हो जाएगा और वापस से वो ट्रांसपेरेंट बन जाएगा। देखो तैयारी कर ली सर बनाते कैसे। तो वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड और H2SO4 और एक और चीज़ मिलाकर बनाते हैं। अब वो एक और चीज़ मैं बताऊंगा नहीं। न्यूटन की क्या गलती है? सेब की जगह पेड़ गिर जाना चाहिए था। अच्छा ये पता है न्यूटन के ऊपर कभी सेब गिरा ही नहीं था, ये बस ऐसे फालतू की कहानी बना दी गई, ऐसा रियल में नहीं। हाँ रियल में थोड़ी, बच्चों को समझाने के लिए कि ऐसा कुछ हुआ जो कहानी बन गई। मैंने बताया ना बहुत सी चीज़ आप लोगों को पढ़ाई जाती है जो आप लोग कभी तर्क नहीं करते। एक एग्जांपल दिया था मैंने, हमारी गैलेक्सी में कितने स्टार हैं? 100 बिलियन। कौन गिन के आया? क्यों लिखा फिर? सिर्फ इसलिए लिखा क्योंकि आप ये सवाल ना पूछ सको कितने होते होंगे, ठीक है। वो लिखते अगर बहुत सारे तो आप पूछते कितने, इसलिए तो ऐसे पूछा। न्यूटन को पता कैसे चला? सेब गिरा था उसके सर पे, ठीक है। तो ऐसे कहानी बना दी जाती है। चलो तो मैंने क्वेश्चन क्या दिया बच्चों, एक ग्रास हॉपर है। अब मेरे पास ग्रास हॉपर ऐसा वाला शेप का था, ठीक है, एक ग्रास हॉपर है। चलो इसका शेप अच्छा कर देते हैं, ऐसा है, ठीक है। एक ग्रास हॉपर है, ये मैक्सिमम एक हाइट तक जा सकता है। वो हाइट क्या बोली इसने? h, मतलब यहाँ तक ये पहुँच सकता है, ठीक। तो ये बताओ h मैक्स कब कवर कर सकता है? जब थीटा इक्वल टू 90 पे गया हो। और मैंने इसकी डायरेक्ट वैल्यू भी आपको लिखवा दी। क्या एच मैक्स कितना होता है बच्चों? ये सब फिलहाल कॉपी में से देख के फॉर्मूला, बिल्कुल कोई याद नहीं करना है, बस देखना है, सॉल्व करना है। कितना? u²/2g। ये किसके बराबर है बच्चों? h के बराबर। अब इसने पूछा आर मैक्स कितना कवर करेगा, वो भी अपन ने डायरेक्ट लिख लिया। आर मैक्स इज इक्वल टू u²/g। तो बेटा ये बताओ u²/g की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इस 2 को इधर भेज दूँ, 2h आंसर। मतलब वो मैक्सिमम रेंज कितनी कवर कर सकता है? 2h, ठीक है। चाहो तो पूरा सॉल्यूशन करवाऊँ इसका? पहले वो h का फॉर्मूला लिखेंगे, फिर थीटा इक्वल टू 90 इज इक्वल टू h, फिर ये निकालेंगे आर मैक्स थीटा इक्वल टू 45। इधर देखो h का अपन ने जो सॉल्व करके निकाली थी इक्वेशन 2 थी आई थिंक, है ना? नहीं सॉरी 1, u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ऐसा ही कुछ आया था। 2g था ना नीचे, ठीक है। और ये h की जगह मुझे स्मॉल h दे रखा है, तो बच्चों स्मॉल h कितना आ गया मेरे पास? u²। अच्छा मैक्सिमम हाइट कब कवर कर सकता है? व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो। तो इसमें थीटा 90 रखो, साइन 90 कितना होता है? 1, 1 का स्क्वायर 2, 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया 1/2g। यहाँ से मैं एक बार के लिए वैल्यू निकालना चाहता हूँ बच्चों, u²/g की वो कितनी हो जाएगी? 2h, इक्वेशन 1। अब फॉर आर मैक्स थीटा मस्ट भी कितना होना चाहिए?
45 डिग्री। आर का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 अपॉन जी। 2 इंटू 45 कितना होता है, 180, 90 होता है। और साइन 90 तो कितना आया बच्चों, यू स्क्वायर अपॉन जी। ये आ गया मेरे पास आर मैक्स, बोलो हाँ कि ना। ठीक है, इक्वेशन 1 से देख के बताओ यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू क्या है। तो आर मैक्स कितना हो गया बच्चों, 2h। दोनों से निकालो सेम आंसर, जैसे इच्छा हो, जो लिखना चाहो। ये पूरा सॉल्यूशन है, थ्योरी एग्जाम में आएगा तो ऐसे सॉल्व करोगे, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो ऐसे सॉल्व कर लो। एक्चुअली में कुछ अलग नहीं है बेटा, ये देखो, ये सिचुएशन मैंने आपको पहले ही सॉल्व करके बता दी यहाँ तक, ये सॉरी ये वाली यहाँ तक। इसमें भी ये सिचुएशन यहाँ तक की पहले सॉल्व करके बता दी, दोनों को इक्वल कर दिया था मैंने। ठीक है, 4 दिन में तो खूब नाखून खाए होंगे आपने, बचे ही नहीं, खत्म हो गए। अपन ने, मैंने देखा तो कचरे वाली गाड़ी पर जंप मारते हुए। मैं कचरा फेंकने आया था बेटा। अच्छा, उस गाड़ी को क्या बोलते हैं, कचरे वाली गाड़ी, और वो जो आता है उसे क्या बोलते हैं, कचरा वाला। गलत बोलते हैं हम लोग, वो कचरा वाला थोड़ी है, वो सफाई वाला है। कचरा तो हम लोग फैला रहे हैं ना, खुद बेचारा सफाई कर रहा है। एक्चुअली में ये हैबिट ना थोड़ी सी सही भी हो जाती, बट वो गाना खुद ही गाते रहता ना, कचरे वाला आया, गाड़ी वाला आया। चलो आ गया समझ में क्वेश्चन अच्छे से। एक और क्वेश्चन दूं ऐसा ही, एट व्हाट एंगल should a projectile be thrown such that the horizontal range of projectile of the projectile will be equal to the half of its maximum value. क्वेश्चन को सोचने की कोशिश तो करो पहले। क्या ना ना ना, ऐसे गलती भी मत करना। मैंने रेंज को हाफ करवाया, एंगल को हाफ नहीं। चलो स्टार्ट करो, पहले बना इक्वेशन की कोशिश करो, क्या क्या है क्वेश्चन, एटलीस्ट समझो, गलत तो मुझे पता करोगे, कोई दिक्कत नहीं, करो कौन मना कर, सॉल्व तो करेंगे।
फिजिक्स सॉल्व करने का रूल नंबर 1, सबसे पहले कोशिश करो कोई भी डायग्राम बना सकते हैं नहीं क्या, फिर उसमें से निकालो डाटा, जो भी डेटा दे रखा है क्वेश्चन में। हाँ भाई रेंज बोलते ना, रेंज रेंज क्या था? नो कार्तिक, इट्स रॉन्ग। करेक्ट आंसर, करेक्ट है 15 कौन नहीं कौन बोला, लेकिन आंसर होगा 32.5। बेटा 45 अपॉन 2 तो नहीं कर देता, हमने नहीं किया शुरू क्वेश्चन। मैंने कहा ना कभी भी फिजिक्स में क्वेश्चन बिना पेन उठाए हो ही नहीं सकता, मैं करने बैठूंगा मुझसे भी नहीं होगा। डायग्राम बनाओ पहले, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कहना क्या चाहता है वो समझोगे तभी तो बात समझ आएगी। पहले पार्टिकल यहाँ से क्या होता है, अब तक गया, मैंने पहले रेंज कवर करा था, अब कर दिया आर बाई आर किसके बराबर है, इसका आर बाई टू किसके बराबर है, 20 बार 2 जी निकालो, हम तो लेंगे ही, ये आंसर अधूरा है, कुछ मिसिंग है इसमें, बस मैं हिंट देता हूँ करेक्ट है। दूसरा ठीक है, इसलिए अधूरा मेरा आंसर। हाँ हो सकता है, दो है। हाँ कार्तिक, हाँ प्रीतिका करेक्ट है बेटा, लेकिन हाँ ये आंसर आधा है, इसमें एक चीज मिसिंग है। कार्तिक कुछ कह रहे थे बच्चे? नो 90 डिग्री पे तो यार कैसे हो सकता है, रेंज ही कवर नहीं करेगा, 0 हो जाएगा वो तो। की सबने फाइट नहीं की फाइट, चल अब मैं सॉल्व करूं। नाइन्टी डिग्री आ रहा है, छाछ पी के आए हो आज? अभी अभी मैंने मना किया कि नहीं है 90 डिग्री, रॉन्ग आंसर। देखो मुझे क्वेश्चन ने कहा कि सबसे पहले पार्टिकल ने कोई रेंज कवर किया, वो रेंज कितना था r, और ये मैक्सिमम रेंज था, मतलब किस एंगल पे फेंका गया होगा बच्चों, 45 डिग्री पर। और 45 डिग्री पर जब हम थ्रो करते हैं तो रेंज कितना कवर करता है, यू स्क्वायर अपॉन 2g या जी, जी यू स्क्वायर अपॉन जी। अब उसने बोला मैंने दोबारा किसी एंगल पे फेंका इसको, और इस बार इसने रेंज क्या कवर किया, इसका हाफ, मतलब अब की बार रेंज कितना आया मेरे पास, यू स्क्वायर अपॉन 2g, ये रेंज आया, ठीक है। और किस एंगल पे फेंका है मैंने, हो सकता है वो एंगल थीटा पे थ्रो किया हो, पॉसिबल है। तो बेटा आर का फॉर्मूला वैसे होता क्या था, अपन ने जो निकाला था वो, तो वो होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यही होता है। देखो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर गुजर गया, जी से जी गुजर गया, तो क्या बचा मेरे पास 1/2 इज इक्वल टू साइन 2 थीटा।
अभी बताओ साइन की वैल्यू 1/2 कब आती है? 30 डिग्री एंगल पे आती है, मतलब 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 थीटा, तो थीटा इक्वल टू 15 डिग्री, बट इट्स हाफ आंसर। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था सेम रेंज पार्टिकल दो जगह कवर करता है। कब कब? एक तो जब थीटा एंगल पे फेंका जाए और दूसरा 90 माइनस थीटा पे फेंका जाए। मतलब दूसरा एंगल क्या होगा? थीटा, मतलब 90 माइनस थीटा दैट इज 75 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों आंसर होंगे। तो ऑप्शन ऐसा मिल जाए कि 15 डिग्री 75 डिग्री, ऑप्शन 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट। या क्या इसके बिना भी कर सकते हैं, वो अभी आगे जब बताऊंगा ना तब सीखोगे। होने दो। हाँ राजवंश, सर ये वाला क्वेश्चन वापस से बता दीजिए। ये वाला क्वेश्चन फिर से बता दूं? कुछ भी नहीं है, देखो क्या बोला उसने कि मैक्सिमम रेंज उसकी उसने कवर की है पहले, दोबारा मैंने किसी एंगल पे फेंका, थीटा एंगल पे फेंका, तो मैक्सिमम रेंज की हाफ रेंज कवर की। मतलब पहले मान लो 100 मीटर जा रहा था, अब जा रहा है 50 मीटर। तो ये बताओ मैक्सिमम रेंज अपन ने लिखा था डायरेक्ट स्टार करके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, कितना आया था? u²/g, यही आया था। तो हाफ कितना होगा इसका? u²/2g होगा, हाँ कि ना? होगा। और रेंज का फॉर्मूला होता है u² sin 2θ/g, दोनों को बराबर रखा, थीटा की वैल्यू निकाल दी, कितना आ गया? 15 डिग्री। ठीक है, अब आया तब 90, तुमने 90 निकाल कैसे दिया? हो गया? आसान से क्वेश्चंस चल रहे हैं? टफ लग रहा है कुछ? एक और आसान क्वेश्चन। चलो अभी सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को वही करवाता हूँ, सिर्फ ये डायरेक्ट फार्मूला देखो और लगाओ, फिर लाऊंगा मैं मेरे क्वेश्चंस अच्छे वाले बाद में। ठीक है, टेस्टी वाले क्वेश्चंस, ये टेस्टी कम है एक्चुअली में। लिखो, अ बैट्समैन हिट द बॉल, a batsman hit the ball at an angle of 30 degree with an initial, क्यों? बेटा वो योगा क्लासेस होती है स्कूल में, तो उसमें सुबह सुबह आसन करवाता है ना, अब बोलना सर उसको आड ऑटर बोलो। आसन अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है? सन मत बोलो ना, डॉटर बोलो, है ना? हाँ, बैट्समैन हिट द बॉल एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। मेरे अकॉर्डिंग ना ये इक्वलिटी वाली चीज़ बिल्कुल गलत है, मैं मानता ही नहीं इक्वलिटी को। मतलब ये जो बोलते हैं ना वुमेन इक्वलिटी, इक्वलिटी, कौन इक्वलिटी देने वाले होते हैं लोग? कौन लोग हैं जो इक्वलिटी दे रहे हैं? बिल्कुल गलत है। आपने ये चीज़ माना है कि अगर आपने इक्वलिटी देने की कोशिश की तो आप दिमाग में ये चीज़ पहले से रख के चल रहे हो कि पहले से वो चीज़ अनइक्वल है। ये भारत है, यहाँ पर अगर किसी का घर खराब करना हो ना तो वहाँ पर दीवार पे लिख देना यहाँ थूकना मना है। सब लोग वहाँ पर ये दिमाग लगा के थूकेंगे कि यहाँ पर इसका मतलब पहले लोग थूकते थे, इसलिए वहाँ थूका जाएगा। तो अगर अनइक्वलिटी आपने पहले से दिमाग में सोच रखे तभी तो इक्वल कर रहे हो। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये चीज़ ही गलत है। आप इक्वल, मुझे तो नहीं लगता ये वुमेन इक्वलिटी जैसी चीज़ होनी भी चाहिए, क्योंकि आप अनइक्वल मानने वाले होते कौन हैं? और आप जैसे अगर अपनी कल्चर को देखोगे तो हमारे कल्चर में वुमेन इक्वलिटी
से तो बात ही नहीं, उस बहुत ऊपर है। हमारे यहाँ बोला जाता है यत्र नारी पूजनते रमनते तत्र देवता। जहाँ स्त्री की पूजा होती है वहीं देवता का निवास होता है। आपने किसी भी भगवान का नाम सुना होगा, हर भगवान के नाम से पहले मतलब उनकी वाइफ का नाम लिया जाता है, सीता राम, राधा कृष्ण, गौरी शंकर, आप जहाँ भी देखोगे, ठीक है। तो हर जगह हम लोग पहले स्त्री का नाम लेते हैं, तो ये चीज़ तो इक्वालिटी है ही नहीं कहीं पर। कैसी इक्वालिटी, ठीक है। तो इट्स बैट्समैन, ठीक है। A batsman hit a ball at an angle of 30 degree with an initial speed of, टाइम हो गया आज, बड़ी जल्दी हो गया, स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, assuming that the ball travels in vertical plane calculate, ABCD करके लिखो, A लिखो, the time at which ball reached the highest point, B लिखो, the maximum height reached, C लिखो, the horizontal range of the ball, D लिखो, the time for which ball is in the air, मतलब कि टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा हो, ठीक है। अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है ना, तो आप समझ लो उस चीज़ को, फ्लाइट कब तक कर रहा था बॉल, द टाइम फॉर विच द बॉल इज इन द एयर। आंसर्स लिखो सबके, ए का आंसर है 1.5 सेकेंड, बी का आंसर है 11.25 मीटर, सी का आंसर है 45√3 मीटर, 45√3 मीटर, डी का आंसर है 3 सेकेंड। तो ये क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए छोड़ दूं, आसान सा क्वेश्चन है। अच्छा एक चीज़ याद रखना बच्चों, पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट टी होता है, तो मैक्सिमम हाइट पे टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, t/2, हाफ टाइम होगा, ठीक है। हाँ राजवंश, 1.5 एंड 11.25, पूरे का टी था, तो हाफ का मैक्सिमम हाइट पे हाफ होगा, तो हाफ का क्या होगा, t/2। नहीं वो ज़रूरी होगा, लेकिन वो यहाँ नहीं है, वो जब सिचुएशन चेंज करूँगा ना मैं, तब होगी ज़रूरी।